नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। आई होप जो क्लासेस आपके लिए चल रही हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगी और कोई भी आपका सवाल जवाब है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा मकसद है इस सेशन का कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं घर पर या कोचिंग पर, तो उससे कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे सवाल आगे पूछे जा सकते हैं, उन पर आधारित हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज मंडे टू सैटरडे और डेली रात को 8 बजे। तो हमसे जुड़िए आप, है ना। और क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास के बारे में फीडबैक जरूर देके जाना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और क्लास को लाइक करना मत भूलिए। ये सारी चीजें हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं, जिससे हम आपके लिए और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करेंगे जो अति संभावित हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहला वाला। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है। अब कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में उपस्थित सभी न्यायालयों को, या संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है संविधान के द्वारा। तो वो शक्ति किसको दी गई है भाई, वो दी गई है जुडिशरी को, है ना। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका किसको दी गई है दोस्त, न्यायपालिका इसको दी गई है। अब न्यायपालिका में कौन आता है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स, तो वो आपके हाई कोर्ट्स भी आंसर हो जाएंगे। ये दोनों कोर्ट को दी गई है, बाकी सभी न्यायालयों को नहीं दी है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं जुडिशरी में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है, ठीक है। अब इंडिया में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अभी कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, सवाल आपके लिए ये है, सवाल पहला क्वेश्चन, कि भारत में जो न्यायपालिका है उसमें जो जजेस की नियुक्ति होती है वो कौन करता है। तो यानी कि सवाल है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है। जजेस की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाकी मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बता देता हूं, इसका आंसर आपको पता ही लग गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए दोस्त, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये भाग 3 में दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी 6 हैं। कौन सा हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये अब जो है फंडामेंटल राइट में नहीं है। इसे ये आर्टिकल 31 में था, 31 से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया है और यहां लीगल राइट बना दिया है, लीगल राइट बना दिया है। टोटल आर्टिकल कितने हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, यहां देखो डिटेल भी दी है। आर्टिकल 13 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यह पावर है कि कोई भी सरकार ऐसा लॉ बनाती है जो संविधान के अगेंस्ट में जाता है, फंडामेंटल राइट्स के विरोध में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट
226 के तहत जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी लॉ को निरस्त कर सकता है, ऐसा लॉ जो मौलिक अधिकारों के विरोध में जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के तहत। ठीक है जी, तो ये याद रखना है आपको। क्लियर? हाँ, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके संदर्भ में आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, पहले ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको, इन 4 स्टेटमेंट के आधार पर सही आंसर चूज करना है एबीसीडी में से। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। राज्य का कोई भी एक्शन होता है उसके विरोध में फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक गारंटी है जो भारतीय में रहने वाले लोगों को मिले हुए हैं। ठीक है, और दूसरा, दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 3 में आते हैं, अभी मैंने आपको बताया पिछले सवाल में। दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों न्यायों को सुरक्षित करने के लिए हैं। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। ये जो है यूएसए का जो बिल ऑफ राइट है उसकी तरह नहीं है। ये जो है यूएसए का बिल ऑफ राइट है उसकी तरह नहीं है। तो देखो भाई, ये तो गलत हो जाएगा, अनलाइक बिल ऑफ राइट ना, ये तो गलत है, उसी की तरह है। ये 3 सही है। ये गारंटी देते हैं हर नागरिक को स्टेट के एक्शन के खिलाफ, और ये भाग 3 में है, और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को दिया जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा 1 2 3। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा 1 2 3। बहुत बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताते रहिए। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, जो आर्टिकल 17 है फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक। जो विश्व बैंक है, आपने नाम सुना है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, तो उसमें विश्व बैंक भी आता है, उसमें विश्व बैंक भी आता है ना, आईएमएफ भी आता है, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, WHO भी आता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और खासकर पैसा देने के लिए, कर्ज देने के लिए ये दोनों काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का गठन करता है, यानी कि विश्व बैंक किन किन से मिलकर बनी होती है। सवाल क्या है, विश्व बैंक किन किन से मिलकर बनी होती है। तो देखो, पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है और देशों को, विश्व में अलग अलग देशों को कर्ज देने का काम करती है, लोन देने का काम करती है, और इसका उद्देश्य है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो ये जो विश्व बैंक है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, बताओ। तो देखो, वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC, ये भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, ये भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग है, ये अलग है। तो 1 2 3 तीन आंसर सही है इसके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा जिसमें मेंशन है 1 2 3। ठीक है दोस्त, 1 2 3। अब मुझे आप बता दो IMF की स्थापना कब हुई? IMF की स्थापना कब हुई? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। ठीक है, यहां देख लो आप, जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, जो वर्ल्ड बैंक जिनसे मिलकर बनी होती है, तो वहां तो 3 ही ऑप्शन में दिए थे तो आंसर हो गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में इसकी स्थापना हुई। मीगा, अगला है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना 1988 में हुई। और लास्ट है पांचवा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, 1966। तो वर्ल्ड बैंक के 5 जो है ऑर्गन्स हैं। वर्ल्ड बैंक इन 5 से मिलकर बनी होती है, वर्ल्ड बैंक का ही ये पार्ट है पांचों। तो वर्ल्ड बैंक याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक में कौन कौन साझेदार है, किन किन से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनी होती है? तो IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट? देखिए, ये किताब का नाम है द गांधीयन ब्लूप्रिंट, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये किताब का नाम है। तो आपसे पूछा गया है ये किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक कौन है? ए आचार्य विनोबा भावे, बी मोरारजी देसाई, सी जयप्रकाश नारायण, डी चौधरी चरण सिंह। चौथा सवाल, तो इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, तो इसके लेखक कौन है? ये किताब भी पूछी जाती है आपसे, है ना, कौन सी किताब के लेखक कौन है? तो देखो, ये लेखक हैं चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इस किताब के लेखक हैं, तो भूलेंगे नहीं, चौधरी चरण सिंह। ठीक, अब सवाल आपके लिए, सवाल क्या है? सवाल है आपके लिए, ये जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह, ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? किस राज्य से संबंधित हैं? भारत में किस राज्य से संबंधित हैं चौधरी चरण सिंह? ठीक है, ये सवाल का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है पांचवा, लिस्ट 1 दी है एक तरफ, सूची 1 और सूची 2, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपका जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहां इसको हटाएंगे, ये लिस्ट 1 हो गई आपकी और ये आपकी लिस्ट 2 हो गई। ठीक है, तो ए में दिया है बैटल ऑफ प्लासी, और बी में दिया है बैटल ऑफ कलिंगा, और सी में दिया है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और डी में दिया है बैटल ऑफ तराइन। तो उनके सामने ये कब कब हुई वो दिया गया है, तो एक बार पढ़ के बताइए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। कोड आपके सामने ये दिए हुए हैं ABCD, और इनमें से किसका आंसर कौन सा सही है? 5वें का आंसर देंगे आप लोग, तो ABCD। ठीक है, तो यहां देखेंगे, ए बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC।
और बैटल ऑफ हल्दी घाटी सी कब हुआ था? 1576 में। और बैटल ऑफ तराइन 1192 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ये आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3 मैच करके। ठीक है, सूची पर आधारित मिलान करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ही तैयार रहिए इन चीजों के लिए। ठीक है, अगला फिर मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से संबंधित है। लिस्ट 1 में मुगल साम्राज्य के शासक दिए हैं, मुगल साम्राज्य के शासक हैं ये शासक, और इधर दिया है उनका मकबरा कहां पर बना है, मकबरा किस जगह पर बना है, यानी कि शासक का नाम और उनका मकबरा, और ये मैच करना है आपको, ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, मैच करते हैं। तो देखो, बाबर, बाबर का मकबरा कहां बना है? काबुल में। बाबर जो है उसका मकबरा काबुल में बना हुआ है। और हुमायूं, ये जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा। सिकंदरा कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, यहां बना है। और जहांगीर का बना है लाहौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2143, 2143 बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डिफेंस की अगर एक तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। और टीचिंग में जो जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाया जाता है तब ऐसे सवाल डाले जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके लिए सवाल है अगला, आपके लिए सवाल, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा था? प्रथम वंश जिसने दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा था? फर्स्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया, फर्स्ट डायनेस्टी। ठीक है, बताएंगे इसको। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है 7वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, यानी कि एक स्थलुद्र नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है इंडिया। क्यों? अरब सागर में पानी, तो बंगाल की खाड़ी वाला पानी है भारत से लगा हुआ, इधर जो है ये अरेबियन सी वाला पानी है। ठीक है, और तीनों तरफ पानी है इंडिया के, तो इंडिया लैंडलॉक्ड नहीं है। अब नेपाल की हम बात करें तो नेपाल जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि नेपाल के चारों तरफ जमीनी बॉर्डर है, पानी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इन 4 देशों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया। 7वां प्रश्न, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन। तो देखो, हंगरी जो है, हंगरी क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री यानी कि जमीन से घिरी हुई। लैंडलॉक्ड मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई, घिरी हुई हंगरी। ठीक है, मैप पर देख लेते हैं इसको, हंगरी को मैप पर देख लेते हैं। यहां देखिए, ये है हंगरी आपका, ये पूरा मैप जो है व्हाइट व्हाइट आप जो देख पा रहे हैं, व्हाइट जो पार्ट है मैप पर, ये पूरा हंगरी है। ठीक है, ये पूरा हंगरी है, हंगरी। ठीक है, तो हंगरी के चारों तरफ आप देख लो, कहीं पर आपको वाटर नहीं मिलेगा, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है हंगरी। हंगरी क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब कुछ और फैक्ट है, जैसे हम बात करें एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो फॉर एग्जांपल भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और अजरबैजान, आर्मेनिया और मंगोलिया।
ये एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री है। और वहीं यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो जो हंगरी हम बात कर रहे हैं ये यूरोप में आता है। तो यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड और अंडोरा, चेक रिपब्लिक, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, है ना। और ये बेलारूस, वेटिकन सिटी, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप की। वहीं अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो बुर्किना फासो और छाड, माली, रवांडा और युगांडा, जाम्बिया, बुरंडी, है ना। ये आपकी जो है इथोपिया, साउथ सूडान, ये आपकी अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको रिवीजन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए आप, फ्री है वो। वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी तो रिवीजन करने में मदद हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां पर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां पर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बताओ भाई, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा। चीन, भारत, जापान और जर्मनी। तो देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन आपका जो है चीन में होता है, चीन में होता है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, सवाल है आपके लिए, सवाल है अगला आपके लिए, वो क्या कि जो लीची है, लीची, वो रेड कलर की लीची होती है ना, खाते हैं। तो लीची उत्पादन में, लीची उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अब ये समझ में आ जाएगा प्रथम स्थान है या वही इकलौता है, प्रथम स्थान पर है लीची उत्पादन में। सवाल का जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बात करेंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है किस राज्य से। गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अभियान का नाम ध्यान रखना है आपको, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। 9th का आंसर देंगे तो देखो आंसर है इसका झारखंड। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखेंगे आप। यहां देखिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का हुआ शुभारंभ। अब ये झारखंड में हुआ है इसका लॉन्च। ठीक है, एंड विथ एन आउटले ऑफ अबाउट 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, 63,843 जो जनजातीय गांव हैं उनको डेवलप करना, उनको डेवलप करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये पीएम जनमन योजना है, 2023 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के बारे में। ठीक, सवाल आपके लिए है, वर्तमान में भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है। सवाल, भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, नाम बताना है आपको। ठीक है, आगे अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड देसी इंडिजीनियस काउज एज राज्य माता गौ माता। राज्य माता गौ माता।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? राज्य माता गौ माता घोषित किया है, बताओ कौन सा वो राज्य है जिसने हाल ही में गौ माताओं को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का याद रखना है आपको। अब सवाल आपके लिए क्या है? सवाल है आपके लिए वो ये है कि जो आपकी स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत कुल कितने पैसे किसानों को दिए जाते हैं? किसानों को दिए जाते हैं। अब ये कल ही न्यूज में रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल कितने पैसे किसानों को दिए जाते हैं उनकी मदद के लिए? बताइए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सब क्वेश्चंस, और आई होप क्लास पसंद आई होगी आपको, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपका मन लग रहा होगा प्रैक्टिस करने में। लेकिन अकेले प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, घर पे आपको अच्छे से स्टडी करनी है थ्योरी, और फिर प्रैक्टिस में शामिल होना है, जिससे आप लगातार जवाब दे पाओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इससे ये पता लगेगा कि कोई चीज अगर भूल रहे हैं आप, किसी चीज का आंसर आप सही नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है उन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, यहीं से पता लगता है कि हमें कौन सी चीजें रिवीजन करना है और कौन सी चीजें हमें याद रहती हैं बार बार, कौन सी नहीं रहती, वो यही तरीका है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू अपकमिंग एग्जाम के लिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।